Assalamu alaikum class, my name is Muhammad Umar and we are studying entrepreneurship. This is our first chapter. Entrepreneurship पे हम काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे and it is very interesting subject. Entrepreneurship जो है it plays very important role in building and you can say in for the growth of businesses, as well as it is also important for the growth of economic condition of the country. Second, why we are studying entrepreneurship. This course is designed for those students especially who are interested in starting their own business. आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ड्यूरिंग स्टडी उनके पास बहुत ही यूज़फुल आइडियाज़ होते हैं जो कि वो फ्यूचर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको पता हो पहले से कि बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं, बिज़नेस का प्रोसेस कैसे होता है, तो आपके लिए उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है। आपको उसकी फिजिबिलिटी एनालिसिस का पता हो कि इसको ये कैसे देखा जाएगा कि मेरा आइडिया फिजिबल भी है या नहीं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा डिसीजन लेना। तो इसमें आपके डेवलपर्स आते हैं, इसके अलावा फ्रीलांसर्स हैं आजकल, कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट्स। फ्रीलांसिंग जो है वो बहुत ही इमर्जिंग आजकल अपॉर्चुनिटी है, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स स्पेशली इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें काफ़ी सारी एग्जांपल्स ऐसी भी हैं कि कुछ लोगों ने फिर एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट किया, फिर उन्होंने सॉफ्टवेयर हाउसेस बना लिए और आज एक बड़ी कंपनी की तरह काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे 3 की एस्पेक्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो है 3 की पॉइंट्स समझ लें इस पूरे कोर्स के, जो कि हम हर चैप्टर में और पूरी थ्रू आउट द कोर्स हम इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज़ द इंडिविजुअल, देयर ट्रेड्स, skills and attributes that make entrepreneurs successful। कौन से ऐसे attributes हैं, characteristics हैं, ऐसी skill set है जो एक इंडिविजुअल को सक्सेसफुल entrepreneur बनाता है। पहली ये चीज़। दूसरी चीज़ ये होगी कि बिज़नेस आइडिया कैसे जनरेट करते हैं, उसको किस तरह एक्सपेंड करते हैं, हम उसको किस तरह से उसका फिजिबिलिटी एनालिसिस कर सकते हैं, बिज़नेस आइडिया के ऊपर काम कैसे किया जा सकता है। सेकंड, इस चीज़ पे हम इस पूरे कोर्स के ऊपर हमारा फोकस होगा। थर्ड चीज़ है वो हम इसमें ये सीख पाएंगे कि हाउ टू इंश्योर दे आर वैलिड बिजनेस आइडियाज़ विद पोटेंशियल टू मीट प्रॉफिट गोल्स। कि आपके पास कोई बिज़नेस आइडिया है, आया कि वो वैलिड भी है या नहीं, क्या फ्यूचर में उसका पोटेंशियल है कि आपको प्रॉफिट दे सके। तो दीज 3 आर द की एस्पेक्ट्स के जिन तीनों के ऊपर आगे थ्रू आउट द कोर्स डिटेल में बात होगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर इज़ एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जिस तरह के से इसका नाम है, एनी इंडिविजुअल जो कि अपने गोल के साथ कंसिस्टेंट होता है, जो उसका ड्रीम होता है, वो उसके ऊपर गिव अप नहीं करता, वो उसके ऊपर साबित कदम रहता है। तो उसको जो चीज़ कंसिस्टेंट रखती है, कमिटेड रखती है अपने गोल के साथ, वो होती है उसका एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। तो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट ही जो होता है वो किसी इंडिविजुअल को एंटरप्रेन्योर बनाता है। इस कोर्स के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ। First is to introduce the concept of entrepreneurship and explain the process of entrepreneurial actions। हम इसमें entrepreneurship के concepts को भी स्टडी करेंगे। entrepreneurial action का process क्या है, किस तरह से entrepreneurship कोई आदमी, एनी इंडिविजुअल जो होता है उसका process होता है कि वो किस फेज़ से गुजर के एक entrepreneur की तरह जाता है। Second, we'll also describe the structure similarities and entrepreneur creativity, ये किस तरह से एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, वी विल आल्सो हाईलाइट ब्रिकोलाज एज सोर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स रिसोर्सफुलनेस। ब्रिकोलाज एक टर्म है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और एंटरप्रेन्योर रिसोर्सफुलनेस का किस तरह से ये आपस में उसको बेनिफिशियल होता है एंटरप्रेन्योर के लिए, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, बहुत सही डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट जो है वो टू इंट्रोड्यूस एफेक्युएशन, अ वे एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स समटाइम्स थिंक। एफेक्युएशन की इम्प्लीमेंटिंग समथिंग कि एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडियाज़ को किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे।
and we'll also discuss to develop the notion that entrepreneurs cognitively adapt, एंड एट द लास्ट हम जो है सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ेंगे कि नेचुरल इन्वायरमेंट एंड कम्युनिटीज़ के साथ सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह से आपस में इनका रिलेशनशिप क्या है. तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. The process of designing, launching, and running a new business, which is often initially a small business along with any of its risk to make a profit. सिंपल डेफिनेशन है कि एंटरप्रेन्योरशिप में होता है कि एक नया बिज़नेस होता है कि न्यू बिज़नेस के साथ मींस कि इनोवेटिव वे में कोई न्यू बिज़नेस करना, क्योंकि बिज़नेसेस काफ़ी सारे हो रहे हैं. अगर आपकी जो न्यू बिज़नेस है उसमें कोई इनोवेशन है, उसकी प्रैक्टिसेस में, प्रोसेसेस में ऐसी आपने कोई अपनी इंटेलिजेंस के ज़रिए, अपनी जो कहते हैं ना एक्सपर्ट थिंकिंग के ज़रिए आपने उसके अंदर इनोवेट किया है प्रोसेस को या प्रोडक्ट को इनोवेट किया है, देन आपको कस्टमर उनसे पहले बिज़नेस के अंदर जो बिज़नेसेस चल रहे हैं उनके दरमियान आप compete कर सकते हैं और एक गुड एंटरप्रेन्योर या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. तो कोई भी न्यू बिज़नेस को डिज़ाइन करना, उसको लॉन्च करना एंड उसको रन करना, और ऑफन इनिशियली स्मॉल बिज़नेस के अक्सर ये होता है कि आप जितनी भी एग्जांपल्स ले लें, पाकिस्तान में तो एक स्टूडेंट बिरयानी की बड़ी मशहूर एग्जांपल है कि वो आदमी स्टार्ट में उसने रेडी से स्टार्ट किया, मतलब साइकिल पे बेचता था, करते 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 अब उसका बड़ा होटल बन गया. सेवर फूड्स हैं, उनकी भी ऐसी एग्जांपल है. इसके अलावा जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फेसबुक हो गया, तो इन्होंने भी एक प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया, एक प्रोजेक्ट पे काम किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इम्प्रूव करते गए और आगे बेहतर से बेहतर उसको बनाते गए और बड़ी बड़ी कंपनीज़ अब वो बन गए हैं. तो इसी तरह होता है. और इसके साथ जो लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकर होता है, कि एंटरप्रेन्योरशिप में जो भी इंडिविजुअल इस पे काम करता है उसको रिस्क टेकिंग करनी पड़ती है. तो ये इन सिंपल वर्ड्स एंटरप्रेन्योर इज़ अ प्रोसेस जिसमें we design, we launch, we run a new business which is initially a small business, and we have to also bear associated risk. तो ये इसके की पॉइंट्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के. तो सिंपली अगर एंटरप्रेन्योरशिप समझ आ गया तो एंटरप्रेन्योरशिप को हम समराइज़ कर लें थोड़ा सा. तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ इन्वेंटिंग स्टार्टिंग अ न्यू बिज़नेस, इन्वेंटिंग न्यू आइडियाज़, or doing innovation in existing products, services, or you can say in processes, and it is efficiency and effectiveness. एंटरप्रेन्योर जो होता है उसका जो मार्केट नॉलेज होता है, जो उसका वे ऑफ थिंकिंग होता है, वो क्या करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करता है, बिजनेस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को कम करके उससे ज़्यादा आउटपुट जनरेट करने का सोचता है. क्या होता है, एफिशिएंसी कहते हैं कि थोड़ी इनपुट से ज़्यादा आउटपुट जनरेट की जाए. और इफ़ेक्टिवनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप हर अपने प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करें. मार्केट के अंदर एक चीज़ एक्सपेक्टेड है, बाकी कंपनीज़ भी काम कर रही हैं, आप भी एंटरप्रेन्योर हैं, आपने भी बिज़नेस आइडिया पे काम किया है, तो अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देंगे तो आपसे पहले हो सकता है कोई और बिज़नेस आइडिया मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दे और वो क्रीम जो है वो ले जाए सारी. तो इसलिए एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड रिस्क टेकिंग, जो हमने डेफिनेशन में भी इसको पढ़ा है कि एंटरप्रेन्योर जो होता है, जो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आता है, वो रिस्क टेकिंग करता है, इनिशिएटिव लेता है, वो हिचकिचाता नहीं है, वो डरता नहीं है, उसको शर्माता नहीं है, और उसको फाइनेंशियल लॉस या चीज़ों की परवाह किए बग़ैर, क्योंकि वो कंप्लीट रिसर्च के साथ आता है, आइडिया के साथ आता है, और फिर वो एक वेंचर, एक मिशन पे, एक अपनी उस ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए एक ठीक ठाक मेहनत करके आता है. फिर उसके अंदर रिस्क असेसमेंट होती है. अगर आपके पास नॉलेज है और आपको रिस्क कम हो जाता है, और आपकी मोटिवेशन आपको रिस्क बेयर करने पे मजबूर करती है कि ये रिस्क है, उठा लेते हैं, रिस्क कोई बात नहीं इसकी. और एंड द लास्ट पॉइंट इज़
इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस का तो सिंपली सामने इसका समझ आ रहा है कि एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कि अपना बॉस खुद होता है, वो किसी को फॉलो नहीं करता, वो किसी की यू कैन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता। यू आर योर ओन बॉस, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, आपको कुछ पूछ नहीं सकता कि यार आपने ये क्यों किया है। आप लोगों से जो मार्केट में प्रोफेशनल्स हैं, ऐसे मेंटर्स लोग अपने लिए डिसाइड करते हैं जिनसे लोग सजेशंस लेते हैं, लेकिन डिसीजंस खुद लेते हैं और अपने जो आइडियाज़ हो उनको एग्जीक्यूट करते हैं और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हैं की पॉइंट्स हैं, ये हमने एंटरप्रेन्योरशिप को समराइज़ कर दिया। तो एंटरप्रेन्योरशिप की समझ आपको आ गई होगी। नेक्स्ट क्या है एंटरप्रेन्योर। सिंपल होगा, अगर एंटरप्रेन्योरशिप की समझ आ गई है तो एंटरप्रेन्योर को डिफ़ाइन करने के लिए हम अगर इसको डिफ़ाइन करें तो an individual who takes initiatives to bundle resources in innovative way and it is willing to bear the risk and or uncertainty to act for profit। एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन बहुत अब सिंपल हो गई है कि देयर इज़ एन इंडिविजुअल जो कि इनिशिएटिव लेता है, रिसोर्सेज को अरेंज करता है, उनको इकट्ठा करता है, फिर क्या करता है और उसके साथ जितना एसोसिएटिव रिस्क होता है, एसोसिएटेड रिस्क उसको बियर करता है। रिसोर्सेज को जो बंडल करता है वो क्या करता है इनोवेटिव वे में, जिस तरह हमने पहले पढ़ा है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो इनोवेटिव वे में करने का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि वो ये नहीं किसी चीज़ को बिगाड़ के करना या ऐसे करना नए तरीके से करना कि जो कोई नहीं कर रहा। इसमें ये होता है कि उसमें उसको उसके अंदर ऐसी इनोवेशन लेके आना जिससे बहुत सिग्निफिकेंट बेनिफिट हो, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए या यूज़र जो लोग प्रोडक्ट ख़रीदते हैं उनको एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट पहुंचे, एक ऐसा फीचर ऐड हो जाए, या आप एक ऐसी नई मार्केट आइडेंटिफाई कर लें जिसकी तरफ लोगों की तवज्जो नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल नई मार्केट की एग्ज़ाम्पल लें तो जिस तरह से कुछ लोग होते हैं एक्सीडेंट की वजह से दे लॉस्ट देयर लेग्स, और कुछ लोग होते हैं जिनकी टांगें जो हैं वो पैरालाइज्ड होती हैं, वो चल फिर नहीं सकते, व्हीलचेयर पे होते हैं जो लोग। अब उनके लिए ट्रांसपोर्ट का इशू होता है, वो ख़ुद कोई चीज़ ना गाड़ी चला सकते हैं ना मोटरसाइकिल चला सकते हैं। तो एक कंपनी है वो उनके लिए अगर मोटरसाइकिल बनाती है, अगर आपने देखे भी होंगे इसके तरह के मोटरसाइकिल बने हुए हैं, पीछे एक कंप्लीट सीट लगी होती है और सारा कंट्रोल जो है वो हैंडल्स में होता है। और वो अब उन्होंने क्या किया, उस मार्केट को टारगेट किया जिस मार्केट को किसी और ने आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ था। अब वो उसके लिए वो मोटरसाइकिल भी बना रहे हैं, गाड़ियाँ भी बना सकते हैं आप। तो आपने एक नई मार्केट आइडेंटिफाई करके उसमें एंटर हो गए, आपने इनोवेशन कर दी, तो इट इज़ एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ क्लासिक एंटरप्रेन्योर, second is serial entrepreneur, and third is social entrepreneur. Classic entrepreneur is a person who identifies a business opportunity and allocate available resources to tap that market. An individual जो कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करता है। बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को कैसे आइडेंटिफाई करेगा, जब उसके पास मार्केट का नॉलेज होगा, उसको पता होगा कौन सी प्रोडक्ट्स कहाँ से किस प्राइस पे मिलती हैं, कौन कौन लोग ये प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, किस मार्केट में इसकी क्या क्वालिटी है, क्या इसकी प्राइस चल रही है और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट क्या है, इन चीज़ों का उसको नॉलेज होगा। देन ही कैन इफ़ देयर इज़ एनी अपॉर्चुनिटी, अगर उस वहाँ पे कोई लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी होती है तो वो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। तो वो क्या होगा हमारा क्लासिक एंटरप्रेन्योर, कि जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी नज़र आई मार्केट के अंदर, बिजनेसेस आपस में काम कर रहे हैं, उसको एक गैप नज़र आया, वहाँ पे उसने बिजनेसेस को फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया और उस मार्केट को अपना शेयर बना लिया, पूरी मार्केट उसने अपनी कर ली। तो उसको कहते हैं क्लासिक एंटरप्रेन्योर। इसमें मैं आपको इस साथ एक एग्जांपल शेयर करूँगा। मैंने एक बुक पढ़ी, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की बुक है।
इसके अंदर मुख्तलिफ स्टोरीज़ बताई हुई हैं। एक स्टोरी है जिसमें देयर इज़ अ गाय, उसकी मतलब 30 इयर्स का है इस तरह से ना, तो उसकी और इतना अमीर भी नहीं है, गरीब सा लड़का है, बट ही हैव डीप हार्टेड डिज़ायर। उसकी एक बहुत ही ऐसी ख्वाहिश है कि जिसमें उसको कोई ही हैज़ नो डाउट इन हिज डिज़ायर। जो सबसे मेन पॉइंट है, उसको उसमें शक नहीं होता, वो बहुत ही क्लियर होता है कि वो क्या चाहता है और वो डिज़ायर क्या होती है। अच्छा, वो ये होती है कि कहानी स्टार्ट होती है थॉमस एडिसन से। थॉमस एडिसन वाज इन्वेंटर, जो कि जिन्होंने काफ़ी सारी इन्वेंशंस की, जिसमें आप कह सकते हैं इन्होंने इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर्स बनाए, साउंड रिकॉर्डर्स बनाए और मोशन पिक्चर्स बनाई। इनकी इन्वेंशंस थी और इनकी कंपनी थी, उसका नाम था एडिसन। बहुत फेमस कंपनी थी इनके अपने नाम से। तो ये अपनी इन्वेंशंस करते और फिर कंपनी से बना के सेल की जाती। जो कि लड़का था जिसकी मैं स्टोरी सुनाना चाह रहा हूँ, हिज नेम वाज एडविन सी बार्नेस। एडविन सी बार्नेस जो था, उसने क्या किया, ही वाज द गाय, जो कि आम सा लड़का था। इसका ये ड्रीम था कि मैं एडिसन के साथ पार्टनरशिप में काम करूँगा। आपकी क्लास में एक आपका दोस्त है, वो कहता है कि जी मैं गूगल के साथ पार्टनरशिप में काम करूँगा, मैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करूँगा। तो द फर्स्ट थिंग कम्स इन योर माइंड कि यार ही कुड बी अ रिच गाय, ये कोई अमीर आदमी हो सकता है इसलिए ही कह रहा है, लेकिन वो एक आम सा लड़का है। जब आप उसको देखते हैं तो फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, यार ये गरीब सा आदमी है, आप उसका मजाक उड़ाएंगे कि गूगल आपके साथ पार्टनरशिप क्यों करेगा। इवन कि आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास कोई इसका इस तरह का टेक्निकल नॉलेज नहीं है, कोई बिज़नेस प्लान नहीं है ऐसा कि गूगल आपको पार्टनर बनाए। तो इस तरह एडिसन उस वक्त बहुत ही लीडिंग कंपनी थी टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इसने अपना एक मिशन था इसका, एक बहुत ही पक्का ड्रीम था कि मैंने उसके साथ पार्टनरशिप करनी है। कि ये चला गया न्यू जर्सी, वहाँ पे जाके ये मिला उनके साथ थॉमस एडिसन उनके। तो जब ये एडिसन के सामने आया और उनसे कहा कि जी मैं आपके साथ पार्टनरशिप करने आया हूँ, और उससे अपनी पूरी स्टोरी सुनाई, जो प्रपोज़ल था वो उनके सामने रखा कि जो बातें की, तो उससे ये हुआ कि एडिसन ने इसको अपने पास ऑफिस बॉय रख लिया। इसने उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है मैं ऑफिस बॉय भी ठीक हूँ। एंड कैन यू इमेजिन कि 2 साल तक वो ऑफिस बॉय रहा, वहाँ पे ऑफिस बॉय के तौर पे काम करता रहा, एडिसन को स्टडी करता रहा, देखता रहा, उनकी प्रैक्टिसेस देखता रहा, और अपने उसका जो मिशन था पार्टनरशिप का वो मज़ीद बढ़ता गया और स्ट्रॉन्ग होता गया। और 2 साल के बाद उसे मौका मिला पार्टनरशिप करने का कि एडिसन ने एक बनाया, डिटेक्टिंग मशीन बनाई, जिसे आप कह लें रिकॉर्डर था, एक रिकॉर्डिंग मशीन। उस दौर में रिकॉर्डिंग जिस तरह आप हम मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते हैं और दूसरे रिकॉर्डर्स भी मिलते हैं हमें, उस वक्त ये चीज़ें नहीं होती थी। और उसने एक स्पेशल मशीन बनाई जिसमें कोई भी स्पीच जो है या लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया जा सकता था। तो उसने जब अपनी सेल्स फोर्स को दी, उन्होंने जाके मार्केट में कुछ लोगों को चेक कराई, उसके ऊपर इतना डिटेल में काम नहीं किया। तो क्या हुआ, वो मशीन नहीं चली, उन्होंने आके रख दी कि जी मार्केट में इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया इतना। तो इसने इसको देखा कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। उसने अपने लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार की, एक कागज़ पे अपना प्लान तैयार किया और एडिसन के पास गया और उसने कहा कि मैं आपको ये सेल करके दूंगा। क्योंकि इसको देख के इसके माइंड में आइडिया जनरेट हुआ, क्योंकि ही वाज एंटरप्रेन्योर। सेल फोर्स में सारे एंटरप्रेन्योर नहीं थे, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो ही वाज मोटिवेटेड, वो जिस मकसद के साथ ये आया था। तो इसने प्रेजेंटेशन बनाई, एडिसन के पास गया, उसको प्रेजेंट किया कि मैं इसको इस मार्केट में सेल कर सकता हूँ। उसने कहा ठीक है, यू कैन डू इट। ये ले गया, इसने मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर दिया। एडिसन कंपनी में ये बड़ा फेमस हो गया और एडिसन भी बड़ा इम्प्रेस हुआ इसके से। करते ही करते कुछ ही अरसे में ये मिलियनर बन गया और इसने अपनी कंपनी बनाई एडविन सी बार्नेस, और इसका जो मिशन था वो कंप्लीट हो गया और इसने पार्टनरशिप कर ली एडिसन के साथ। हुआ ऐसे कि इसकी कंपनी जो थी एडिसन की प्रोडक्ट्स खरीद लेकर मार्केट में सेल करती थी, और एक स्लोगन जो था
इसका फेमस हो गया कि मैन्युफैक्चर्ड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बार्नेस। ये एक स्टोरी थी। ही वाज एन क्लासिक एंटरप्रेन्योर जिसने अपना वो किया। आप इस बुक को स्टडी करें, डाउनलोड करें, इंटरनेट पे फ्री पड़ी हुई है, थिंक एंड ग्रो रिच। तो इसमें ये स्टोरी लिखी हुई है, स्टार्ट में स्टोरी है ये वाली। नेक्स्ट हमारे पास आता है सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप। सीरियल एंटरप्रेन्योर जो होता है, अ पर्सन स्टार्ट वन बिजनेस, रन इट एंड देन स्टार्ट एंड रन एन एडिशनल बिजनेस इन सक्सेशन। ये एग्जांपल्स आपने बहुत सुनी होंगी। एक आदमी ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, वो सक्सेसफुल हुआ, फिर नए बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वो भी सक्सेसफुल किया। कुछ लोग होते हैं एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, सक्सेसफुल होता है, उसे सेल कर देते हैं, दूसरा स्टार्ट कर देते हैं, वो सक्सेसफुल होता है, उसे भी बेच देते हैं। बस उनका काम यही होता है, बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, सक्सेसफुल करके बेचते रहते हैं। यहाँ जो मैंने एग्जांपल ली है वो है एंड्रेस वॉन बैक्टरशेम। एंड्रेस वॉन, इनको सिंपली एंडी बैक्टरशेम भी कहते हैं। एंड्रेस की इनका जो निक नेम है एंडी। तो एंडी जो है ये ही वॉज एन एंटरप्रेन्योर, और इन्होंने अपनी कंपनीज़ की एक फहरिस्त है इनकी कंपनीज़ की, जो इन्होंने कंपनी स्टार्ट की। सबसे पहले इन्होंने कंपनी स्टार्ट की, इसका नाम था सन माइक्रो सिस्टम्स। सन माइक्रो सिस्टम जो थी वो 1982 में इन्होंने स्टार्ट की। उसके बाद फिर 1995 में इन्होंने ग्रेनाइट सिस्टम स्टार्ट की। ग्रेनाइट सिस्टम के बाद इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की जो थी टेक्नोलॉजी, जो सर्वर टेक्नोलॉजी के ऊपर थी, उसका नाम था केलिया। केलिया की कंपनी स्टार्ट की इन्होंने 2001 में। नेक्स्ट फिर उन्होंने किया कि 2005 में अरिस्टा क्लाउड नेटवर्किंग की कंपनी स्टार्ट की, और इसमें ही आल्सो स्टार्टेड हाई बार वेंचर्स। एंड इसके अलावा इन्होंने इसमें से कुछ बिजनेसेस ऐसे थे जो उन्होंने उन पे काम किया, वो सक्सेसफुल हुए, फिर उन्होंने उन बिजनेसेस को सेल कर दिया। और कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो इन्होंने सेल करके उसके बाद उनको दोबारा एक्वायर कर लिया। तो इसके अलावा बहुत एक और चीज़ के ही इन्वेस्टेड इन 1998, ही इन्वेस्टेड $100,000 इन गूगल के अंदर भी इन्होंने 1998 में 100,000 इन्वेस्ट किए। तो ही वाज रियल सीरियल एंटरप्रेन्योर कि इन्होंने एक नंबर ऑफ कंपनीज़ जो हैं वो स्टार्ट की, अपने पोर्टफोलियोज़ बनाए। तो आप इसको स्टडी करें। मैंने आपसे शुरू में कहा था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें बड़ी ही मज़े की चीज़ें होती हैं। लास्ट जो हमारी थर्ड टाइप है एंटरप्रेन्योर की, वो है सोशल एंटरप्रेन्योर। अ पर्सन हु रिकग्नाइज सोसाइटल प्रॉब्लम्स एंड यूजेस बिजनेस प्रिंसिपल्स टू डेवलप इनोवेटिव सोल्यूशन। सोसाइटी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, आपने उसको आइडेंटिफाई किया और बिजनेस प्रिंसिपल्स को यूज़ करके कोई इनोवेशन क्रिएट की और उसमें ऊपर बिज़नेस किया, और दैट इज़ योर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। और आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स को देखेंगे। एक आदमी एक लेमैन है, उसके लिए तो ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन आप पढ़े लिखे लोग हैं एंड यू आर, सबसे इम्पोर्टेंट थी चीज़ कि यू आर एंटरप्रेन्योर्स। आपके लिए ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जब आप इस पे काम करेंगे तो वही प्रॉब्लम आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी बनेगा, और आगे जाके इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अदर्स। तो इसमें जो हम एग्जांपल लें, इसमें काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। जनरलाइज्ड वे में मैं आपको बताऊंगा कि आप सुपरमार्केट्स को देख लें। सुपरमार्केट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो सोशल एंटरप्रेन्योर से जनरेट हुआ है कि आप बजाय इसके के 10 दुकानें फेर के अपना जो है जो महीने का आपका ख़रीदारी होती है, जो राशन लेते हैं अक्सर लोग, घर का किचन का सामान लेते हैं, तो आप एक ही रूफ़ के नीचे का हर चीज़ ख़रीद के वहाँ से इजीली ख़रीद के जा सकते हैं, और रीज़नेबल प्राइस पे। तो सुपरमार्केट्स का कॉन्सेप्ट आया पाकिस्तान में, अब भी ये बहुत ही ज़्यादा इमर्जिंग बिज़नेस है। आप देख लें बड़े शहरों में प्लाज़ास बन रहे हैं, और वहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे सुपरमार्केट्स भी लोग बना रहे हैं, और जहाँ भी मार्केट बनती है वहाँ पे लोगों का आमद-ओ-रफ्त स्टार्ट हो जाती है, ट्रैफिक आनी शुरू हो जाती है।
तो इट इज़ आल्सो वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। और ये क्या होगा, सोशल एंटरप्रेन्योर के एक आदमी ने सुपरमार्केट स्टार्ट की और वो सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व किया। नेक्स्ट जो बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का वो है इलेक्ट्रिसिटी का मसला, पावर का प्रॉब्लम। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स आ गए उसको सॉल्व करने के लिए, जिसमें इंडस्ट्रियल जनरेटर्स भी, इंडस्ट्री लेवल पे भी आपको बहुत ही हाई वोल्टेज प्रोवाइड करने की जनरेटर्स बनाए गए। फिर डोमेस्टिक लेवल पे भी छोटे जनरेटर्स बनाए गए। इसके साथ एक बहुत ही जो अट्रैक्टिव चीज़ है वो है सोलर पैनल्स। सोलर एनर्जी जो है वो हाउस होल्ड के लिए भी, और बड़े बड़े प्लाजास के ऊपर सोलर पैनल्स लगा के उसकी एनर्जी को उसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है। तो ये सारी एग्जांपल्स, और इसके अलावा आपको बहुत सारी एग्जांपल्स और मिलेंगी। जिस तरह से आप कह लें पीने का साफ़ पानी का प्रॉब्लम है जिन इलाकों में, वहाँ लोगों ने फ़िल्टर प्लांट लगाए और जो घरों में जो कैन देते हैं और उसके बदले में वो चार्ज करते हैं, एंड दे आर अर्निंग कि साफ़ पानी लोगों को देते हैं फैसिलिटी, और वो उसको उन्होंने उसको अपने लिए बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बना लिया। तो इस तरह के सोशल प्रॉब्लम्स को लेके आप बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं, and it is called social entrepreneur. Next we will move on entrepreneurial opportunity. ये बहुत मज़े का टॉपिक है। entrepreneurial opportunity क्या होता है? It is those situations in which new goods, new services, new raw materials and new organizing methods can be reduced, sold at greater than their cost of production. अब पहली चीज़ जो समझने की है वो है कि एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो सिचुएशंस होती हैं कि किसी कोई ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं पड़ी होती जिनके ऊपर लिखा होता है ऐसा कि देख के महसूस हो कि ये एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी है। वो सिचुएशंस होती हैं, मार्केट की सिचुएशंस, मार्केट के अंदर कौन सी प्रोडक्ट कितनी प्राइस पे बेच रही है, किस क्वालिटी में बन रही है। तो ये जो होती हैं ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। सिचुएशंस, हम कोई भी इंडिविजुअल जो है वो सिचुएशंस को देख के देखता है, उनको स्टडी करता है। फिर अगर वो सिचुएशंस इस चीज़ को अलाउ करती हैं कि वहाँ पे एक नई प्रोडक्ट बनाई जाए। देखिए न्यू लिखा, न्यू गुड्स, ये जो न्यू लिखा हुआ है ये हर वर्ड के साथ है। न्यू गुड्स, न्यू सर्विसेज, न्यू रॉ मटेरियल। न्यू रॉ मटेरियल कैसे समझ लें कि एक कोई चीज़ है जो आप अक्सर उसको वेस्ट कर देते हैं, आपको पता ही नहीं कि इसको यूटिलाइज़ कैसे किया जा सकता है। देयर इज़ एन इंडिविजुअल हु हैव एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, वो क्या करता है, वो उस पर स्टडी करता है और उसकी एक बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट बना लेता है। उसकी फिर जैसी प्रोडक्शन स्टार्ट करता है तो उसको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। फिर वो जो आपका वेस्ट था वो एक न्यू रॉ मटेरियल बन गया। उस रॉ मटेरियल की अब वैल्यू हो गई, वो बिकने स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह नए रॉ मटेरियल्स भी इंट्रोड्यूस होते हैं। एंड ऑर्गेनाइजिंग न्यू मेथड्स, नए मेथड्स भी आते हैं। इस तरह मैंने कहा नए प्रोसेसेस, नए मेथड्स। आपकी जो प्रोडक्शन सिस्टम है कि आप ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम बनाते हैं जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं ये इनको इंट्रोड्यूस कराया जा सके उन लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के, लो कॉस्ट पे आप प्रोड्यूस कर सकें और ज़्यादा प्राइस पे आप उसको सेल कर सकें। इट इज़ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या करते हैं, देयर इज़ एन इंडिविजुअल हो जो कि जिसने मार्केट में देखा और मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी उसको नज़र आई। उसने उसको फिजिबल भी है या नहीं, क्या मैं इसको कर सकता हूँ प्रैक्टिकली। उसने उसका रॉ मटेरियल स्टडी किया, उसके लिए मशीनरी देखी, सारा कुछ देखे, जब उसने उसको प्रोड्यूस किया और फिर सेल करने गया तो क्या उसकी प्राइस जो है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है मशीनरी चलाने में, उसके ऊपर जो इस्तेमाल होता है रॉ मटेरियल यूज़ होता है, उसकी मशीनरी यूज़ होती है, उसकी मेंटेनेंस और जितने भी सैलरीज होगी उसकी जो लेबर है उसके पास, ये सारी जो कॉस्ट है वो कवर करने के बाद उसको प्रॉफिट दे रही है। तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से आपको सेल ज़्यादा है, सेल आपको ज़्यादा वैल्यू जनरेट करके देती है और आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एंटरप्रेन्योरियल एक्शन, कि जहाँ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई हो जाती है वहाँ से एंटरप्रेन्योरियल एक्शन स्टार्ट हो जाता है। यूँ समझ लें कि ये किसी एंटरप्रेन्योर का नेक्स्ट स्टेप होता है, अगला कदम होता है।
होता यह है कि एक्शन थ्रू द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोसेसेस और एंटरिंग द इनटू द न्यू मार्केट्स which may occur through a newly created organization or within an established organization। कि वो एक्शंस जो जिनसे आप नई प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, नए प्रोसेसेस और सर्विसेज क्रिएट करते हैं, या आपने नई मार्केट, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी पहले दे दी थी उसकी एग्जांपल के आप जो लोग हैंडीकैप्स होते हैं, जो चल फिर नहीं सकते, व्हील चेयर्स पे होते हैं, उनके लिए आप मोटरसाइकिल या गाड़ियाँ बनाते हैं। सारा कंट्रोल जो है वो उसके हैंडल में होता है, और मोटरसाइकिल की सीट की तरह कोई सीट नहीं होती, उसकी 3 व्हील्स होते हैं या 4 व्हील्स होते हैं। तो ये अपनी नई मार्केट जो है वो उसको आइडेंटिफाई करके यू आर एंटरिंग इनटू न्यू मार्केट। वो जो कि आप कर सकते हैं नई कंपनी की शक्ल में। आपने एक अपॉर्चुनिटी देखी, नई कंपनी स्टार्ट कर दी, नया बिज़नेस स्टार्ट कर दी, या यू हैव एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, आपका बिज़नेस चल रहा है। एक बिज़नेस करते हुए आपने एक अपॉर्चुनिटी को देखा, उसको स्टडी किया, और फिर जब आप उस पर एक्शंस लेते हैं तो वो भी आपका एंटरप्रेन्योरियल एक्शन है कि एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन किसी इस तरह की प्रोडक्ट बना के मार्केट में देती है। जिस तरह बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है वो इस तरह ही करती है, R&D करती हैं, रिसर्च करती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ में उनके पास ऐसे लोग होते हैं जिनको वो एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए फ़ंड करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं कि वो इस तरह के काम करें, जिससे क्या होता है वो एंटरप्रेन्योरियल अब जो अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ पे फिर एक्शन करते हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करते हैं, फिर वो उस मार्केट को टारगेट कर लेते हैं। बजाय इससे कि कोई नया एंटरप्रेन्योर आए और नई कंपनी बनाए, एक एग्जिस्टिंग कंपनी अपनी एक नई प्रोडक्ट लॉन्च कर लेती है। जिस तरह आप देख लें कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो एस्ट्रोनॉट्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो वो उस मार्केट को टारगेट कर रही हैं जिसको हर कोई टारगेट नहीं कर रहा। नेक्स्ट जो है, इसके अंदर एक और पॉइंट है जो मैंने छोड़ दिया था, की टू अंडरस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योरियल एक्शंस इज़ बीइंग एबल टू असेस द अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी perceived to surround a potential opportunity and the individual willingness to bear the uncertainty। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट वो अनसर्टेनिटी का है, जो हम ये एंड पे आया है कि एंटरप्रेन्योरियल एक्शन में जो होता है वो ये होती है कि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो। लाज़मी बात है, कोई आदमी किसी चीज़ की ऊपर प्रैक्टिकली काम तभी करेगा जब उसकी अनसर्टेनिटी को असेस करेगा, उसको स्टडी कर लेगा, तब वो उसके ऊपर उसके रिस्क को बेयर करने की कोशिश करेगा, विलिंगनेस शो करेगा कि मैं इस रिस्क को लेने की, ये रिस्क लेने की के तैयार हूँ, आई कैन टेक दिस रिस्क। तो क्या है कि उसने क्या किया, यहाँ पे जो बात हो रही है कि आपकी अपॉर्चुनिटी जो होती है उसको सराउंड किया कि वो उसको घेरा होता है अनसर्टेनिटी ने, रिस्क से घिरी होती है, मार्केट में पड़ी होती है, और उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा होता, और उसके ऊपर वर्कआउट करने की ज़रूरत होती है, रिसर्च करने की ज़रूरत होती है, उसके ऊपर पहले कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ होता, और काफ़ी ऐसे अनसर्टेनिटीज़ होती हैं जो अभी आपने स्टडी नहीं की होती। तो अब एंटरप्रेन्योरियल एक्शन वो होता है जिसके पास ये अंडरस्टैंडिंग होती है, वो असेस कर सके कि अनसर्टेनिटी कितनी है और मैं इस अनसर्टेनिटी को बेयर कर सकता हूँ या नहीं। तो देन यू कैन टेक एंटरप्रेन्योरियल एक्शन। पॉइंट समझ आ गया आपको? जो आपकी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है उसको उसके ऊपर जो अनसर्टेनिटी है आप उसको परसीव कर सकें, असेस कर सकें। यह एंटरप्रेन्योर एक्शन का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप उसको असेस कर लेते हैं, फिर आपकी यू कैन डिसाइड कि आई शुड टेक दिस रिस्क और नॉट। तो रिस्क का फैक्टर भी इसमें आपने इंक्लूड करना है। जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी थी स्टार्ट में क्लासिक एंटरप्रेन्योरशिप की, एडविन सी बार्नेस की, तो उसने क्या किया, अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए 2 साल ऑफिस बॉय की जॉब की। तो उसने देखा कि ये वाली जो रिस्क है मैं इसको बेयर कर सकता हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई। ठीक है, तो इस तरह होता है कि एंटरप्रेन्योर
एक अपॉर्चुनिटी को ऊपर मोटिवेटेड इतना होता है कि वो रिस्क उठा लेता है, वो उसको लेने से डरता नहीं है, लेकिन उसको इस काबिल होना चाहिए कि वो उसको असेस कर सके। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और टेक्निकल है, थोड़ा समझने वाला है, एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग। आप इसको रीड भी करें, मैं भी रीड करके बताता हूँ। Individuals' mental process of overcoming ignorance to decide whether a signal represents an opportunity for someone। इसमें जो पहले ये मैं एक इसका पार्ट पढ़ा है, इसमें आप एक इंडिविजुअल का मेंटल प्रोसेस जिसमें वो इग्नोरेंस को ओवरकम करता है कि मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी है, उसकी तरफ हर कोई उसको इग्नोर करता है, उसकी तरफ कोई उसकी तवज्जो ही नहीं है। लेकिन जो सिग्नल्स हैं, वो सिग्नल जो उसको नज़र आते हैं अपने एक्सपीरियंस और अपने टेक्निकल नॉलेज की तरफ से वजह से, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर समवन, ये किसी के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ये पहला इसका हिस्सा है एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग का, आपने बहुत गौर से इसको सुनना है। सेकंड आ रहा है और रिड्यूसिंग डाउट एज टू वेदर एन अपॉर्चुनिटी फॉर समवन इज़ आल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम स्पेसिफिकली, कि जो किसी और के लिए अपॉर्चुनिटी है, ये एक उस इंडिविजुअल के लिए भी इसमें कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं, ये इसका सेकंड पार्ट आ गया। या फिर वो क्या करता है, जो उसने एक्शन अपने स्टेप्स लिए, प्रोसेसिंग फीडबैक्स फ्रॉम एक्शन स्टेप्स टेकन, कि जो उसने अपने स्टेप्स लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की उसके बारे में, उसको जो फीडबैक मिला वो उसको प्रोसेस करता है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट आ गया, एक इंडिविजुअल के पास दो चीज़ें आ गई, उसका नॉलेज, उसकी मोटिवेशन। नॉलेज कौन सा आ गया उसके पास, नॉलेज उसकी ज़रूरत है, वो नॉलेज जो उसके पास पहले से मौजूद है, प्योर नॉलेज में उसका मार्केट नॉलेज आ गया, मार्केट एक्सपीरियंस, और टेक्निकल नॉलेज आ गया। और जो उसकी है मोटिवेशन में वो देखेगा कि ये इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, इसके लिए अपॉर्चुनिटी है या नहीं, उसके वो मोटिवेटेड है कि इसको मैं अवेल करूं या नहीं। तो वो उन तीन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए मार्केट में अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करता है, और वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर समवन। अब वो जो अपॉर्चुनिटी होती है, उसको ये फाइनलाइज करने में कि इट इज़ रियली एन एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, कि वो उसके लिए भी इसमें फ़ायदा है, उसके लिए उस पर वो मज़ीद वर्कआउट करता है। वो क्या करता है, अपना नॉलेज एंड मोटिवेशन, दोबारा यही दो चीज़ें यूज़ करता है। नॉलेज उसको कौन सा चाहिए होता है यहाँ पे, फिजिबिलिटी नॉलेज। वो उस अपॉर्चुनिटी को लेके फिजिबिलिटी एनालिसिस करता है उसका, अपने माइंड से कि रिसर्च करके प्रैक्टिकली फिजिबिलिटी एनालिसिस करता है कि इज़ इट पॉसिबल, क्या यह हो सकता है, कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, क्या इसका प्रोसेस होगा, इज़ देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इट, कि मैं इसको अगर स्टार्ट करना चाहूँ तो इसके लिए मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट ना बेयर करनी पड़े। तो ये सारी चीज़ें वो स्टडी करके उसका फिजिबिलिटी उसकी एनालिसिस करता है। और क्या करता है साथ में, वो उसमें अपना फ़ायदा ढूंढता है कि फिजिबिलिटी एनालिसिस के बाद क्या इसमें मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं। फिर वो आइडेंटिफाई कर लेता है उसमें अपने लिए कि दिस इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर मी, जिसके बाद वो एंटरप्रेन्योरियल एक्शन लेता है। इसको फ्लो चार्ट की शक्ल में आपको आसानी समझ आ जाएगा। अगर आपको ये नज़र आ रहा है, हियर इज़ दिस इज़ फर्स्ट पार्ट, यहाँ उसका प्योर नॉलेज यूज़ हुआ। पर्सनल स्ट्रेटजी, जो अपने पर्सनल डिसीजंस लेता है, उसने उनके ज़रिए क्या की, एक थर्ड पर्सन अपॉर्चुनिटी, आप थर्ड पर्सन को थोड़ा इग्नोर कर दें, अपॉर्चुनिटी को ले लें। उसने एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की कि इट कैन बी अपॉर्चुनिटी फॉर समवन। ये फर्स्ट स्टेज है, इसको कह सकते हैं अटेंशन स्टेज, कि इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल अटेंशन पे करता है मार्केट चेंजेस के ऊपर, और फिर क्या होता है कि वो उसमें एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर लेता है, जो कि अनसर्टेनिटी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा मार्केट में उस बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड होती है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ होता। इस वजह से वो अनसर्टन होती है, किसी ने उस पर काम ही नहीं किया, किसी कि वो कहीं भी जाकर स्टडी करे कि इसमें कितनी अनसर्टेनिटी है। तो अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी उसने एक आइडेंटिफाई कर ली, बट ही डोंट नोज़ कि
इट इज़ अपॉर्चुनिटी, इतना उसको समझ आ गई कि ये किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है, बट ही डोंट नो कि इसका फ़ायदा उसमें क्या है। नेक्स्ट वो अगले स्टेज में जाता है जिसको कहते हैं, उसको एवेलुएट करता है, मोर अटेंशन पे करता है उसमें। और जो मोर अटेंशन पे करें तो हम कहते हैं वो एवेलुएट हो रही है चीज़, ये एवेलुएशन स्टेज आ गई। एवेलुएशन स्टेज में वो जाता है, उसको जो नॉलेज चाहिए होता है वहाँ पे, पहले उसको प्योर नॉलेज ही काफ़ी था, अब उसको क्या फिजिबिलिटी असेसमेंट करना है कि ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और डिज़ायरेबल असेसमेंट कि जो मेरी डिज़ायर है, जो मैं चीज़ें चाहता हूँ, क्या वो मुझे मिल सकती हैं या नहीं, मतलब मैं इससे बिज़नेस कर सकता हूँ या नहीं, प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ या नहीं। तो वो क्या करता है, ये दोनों चीज़ों को कंबाइन करके यूज़ करता है, और फर्स्ट पर्सन अपॉर्चुनिटी उसको मिल जाती है कि एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लेता है, जिसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरल एक्शन। तो ये एक पूरा उसका थॉट प्रोसेस है कि एंटरप्रेन्योरल एक्शन तक एक एंटरप्रेन्योर कैसे पहुंचता है। कि यहाँ पे पहले स्टेज में अनसर्टेनिटी ज़्यादा थी, और नेक्स्ट स्टेज में जब उसने वैल्यूएट की तो एक्शन स्पेसिफाइड अनसर्टेनिटी हो गई, कि अब वो जितना एक्शन करेगा उस हिसाब से अनसर्टेनिटी को मैनेज करेगा। तो ये थी आज की क्लास, कि ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी इसमें। हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, और इसके ये एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग से आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हाउ एंटरप्रेन्योर्स थिंक। इसमें आगे और ज़्यादा डिटेल है, काफ़ी सारी चीज़, और जो हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में भी चीज़ें देखी वो हम आगे स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि हाउ एंटरप्रेन्योर्स थिंक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसमें हम मज़ीद डिटेल में जाएंगे। थैंक यू।